बोनी बहू के लंबे हाथ। प्रिया रसोई में काम कर रही थी। प्रिया की हाइट बहुत कम थी। वो बोनी थी, जिस वजह से उसे घर के काम करने में दिक्कत होती है। ऐसे ही मसाले का डिब्बा ऊपर रखा हुआ था। बेचारी टेबल लगाकर डब्बे को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो मसाले के डिब्बे तक नहीं पहुंच पा रही थी और वो अपनी सास को आवाज लगाती है, जिससे सास की नींद खराब हो जाती है और वे गुस्से में अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, क्यों रे, मैंने ठेका ले रखा है क्या? जब तुझे रसोई में मेरी जरूरत होगी तब मैं तेरे लिए अपनी नींद खराब करके आऊंगी क्या? ये सब तेरे माँ बाप को शादी से पहले सोचना था कि इतनी कम हाइट है, इसके लिए तो एक लंबा नौकर भेजना चाहिए था, ताकि जब जब बिटिया खाना बनाए तब इसको नौकर तेल मसाला ऊपर रखी चीजें अलमारी से उतार उतार कर दे उनकी बेटी को, ताकि खाना बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। माँ जी माफ करना, मैं आपको इस तरह से परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने मुझे इतना छोटा बना रखा है। बेचारी प्रिया उदास मन से काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रिया का सारा काम हो जाता है। वे काम करने के बाद छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है। कपड़े सुखाने के लिए जो लंबी रस्सी बंधी हुई थी वह काफी ऊंची थी। प्रिया टेबल लगाकर कपड़े रस्सी पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। वे बहुत परेशान हो जाती है। वे तुरंत अपने हस्बैंड शिवम को फोन करती है। शिवम ऑफिस में था। शिवम यार, मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ और तुम्हें पता है वे काफी ऊंची है। टेबल लगाकर भी रस्सी को पकड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तब भी मेरे हाथ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या करूँ? अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम एक काम करो, माँ को बुला लो, माँ तुम्हारी मदद कर देगी। तुम माँ को कपड़े देते रहना, माँ कपड़े रस्सी के ऊपर डालती रहेगी। मैं तुम्हें क्या बताऊँ शिवम, माँ ने मुझे सुबह ही बोला था, अब से जो भी काम हो तो अपने पति को ही बोलो, क्योंकि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई है। जो मैं तुम्हारी मदद करूँ, अब मैं उनको कैसे बुलाऊं? वे गुस्सा करेंगे मुझ पर। अरे माँ थोड़ा सा बोल देती है तो उस बात को नजरअंदाज करो, और फिलहाल के लिए अभी तुम्हें जरूरत है तो तुम माँ को बुला लो। दो बात अगर तुम्हें सुना भी देती है तो सुनकर अनसुना कर दो, और माँ का तो यही काम होता है यार, बोलने का। और ये सब छोड़ो, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे फोन करके परेशान मत करना। इतना बोलकर शिवम फोन काट देता है। बेचारी प्रिया परेशान हो जाती है। प्रिया थोड़ी घबराती हुई अपनी सास को आवाज लगाती है। सास फिर से गुस्से से ऊपर आती है और प्रिया को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे करमजली, तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे परेशान करना बंद कर दे। अगर तुझे घर के काम काज करने नहीं होते तो मुझे साफ साफ बता देना, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी, क्योंकि मेरे अरमान पर तो तूने और मेरे बेटे ने पानी फेर दिया। मैंने सोचा था बहू ऐसी आएगी जो मुझे आराम देगी, लेकिन तो है कि मेरे अरमानों का चकनाचूर करके दिखा रही है मुझे। एक काम करती नहीं और मुझे 50 बार बुलाकर परेशान करने की कोशिश कर देती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह से परेशान करना, लेकिन भगवान ने मुझे बोनी बना दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? ठीक है, अब से तुझे घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही घर का सारा काम काज कर लूंगी। तुझे बस बैठकर आराम से खाना खाना है और ऑर्डर देना है। सास को गुस्सा आता है। अब सास अपनी बहू को घर का कोई काम करने नहीं दे रही थी, जिस वजह से प्रिया बहुत उदास थी और परेशान थी। ऐसे ही शाम को सास अकेले ही किचन का काम कर रही थी। प्रिया वहाँ जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सास प्रिया को वहाँ से भगा देती है। प्रिया रोते हुए गुस्से में घर से कहीं चली जाती है। जाते जाते वे एक जंगल की तरफ बढ़ जाती है। जंगल में एक बूढ़ी औरत थी जो कि अपना रास्ता भटक चुकी थी। वे प्रिया से मदद मांगने लगती है। तभी प्रिया उससे बोलती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप मुझे बता दो कि आपका घर किस तरफ है, मैं आपको छोड़ दूंगी। प्रिया उस बूढ़ी औरत की मदद करती है और उसे उसके घर तक छोड़ देती है। थोड़ी देर में बूढ़ी औरत प्रिया से बोलती है, बेटा तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास। इतना बोलकर वे बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। देवी माँ को देखते ही प्रिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी देवी माँ प्रिया से कहती है, रो मत मेरी बच्ची, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि अब से तुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तू अपना हर काम खुद के भरोसे कर सकती है। भले ही तू कद में छोटी है, लेकिन अब तेरे हाथ मैं जरूरत से ज्यादा लंबे कर दूंगी और तू अपना काम आसानी से कर पाएगी। इतना बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर में प्रिया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही अगले दिन से प्रिया अपना सारा काम अकेले ही करने लग जाती है। उसे अब किसी की कोई जरूरत नहीं थी।
वे अपने लंबे हाथों की मदद से मसाले का डिब्बा आराम से उतार लेती, साथ ही छत पर जाकर आराम से कपड़े भी सुखाया करती। ये सब देखकर सास को अपनी बहू पर शक होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो बहू अपनी सास को किसी भी काम के लिए कुछ नहीं बोल रही। यह सब देखकर सास अपनी बहू से बोलती है, क्या बात है, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू अकेली ही घर का सारा काम कर रही है। अब तेरे हाथ लंबे हो गए हैं क्या, या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो गया जिससे तू अपने सारे काम आसानी से कर पा रही है? शायद यही बात है माँ जी। आखिर कब तक मैं आपको या किसी और को परेशान करूंगी, इसलिए मुझसे जितना हो पाए उतना मैं हर काम खुद से करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका भी बहुत अरमान था कि आपकी बहू आएगी तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब मैं हमेशा आपको आराम दूंगी। सास अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर खुश हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। अक्सर कहा गया है कि लड़ाई झगड़ा करने से और पलट के उल्टे पुल्टे जवाब देने से मनमुटाव और बढ़ता है, लेकिन प्रिया ने ये ना करके प्यार से ही अपनी सास का दिल जीत लिया। नंदिनी और विशाखा दोनों देवरानी जेठानी थी। नंदिनी जो कि बहुत समझदार और सुंदर थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तारीफ करता था, तो वहीं विशाखा हमेशा अपनी जेठानी से चिढ़ती थी क्योंकि वो गांव से थी, उसे शहर के तौर तरीके से रहने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिनी की सास सुशीला नंदिनी से बोलती है, ते बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों थोड़ी देर में मंदिर जाना है। आज एकादशी है तो मैं हर एकादशी पर मंदिर जाती हूँ, और अब तो मेरी दो बहू है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। विशाखा तो नजर नहीं आ रही है, एक काम कर, तो विशाखा को बोल देना कि मैंने कहा है तैयार होने के लिए, तो जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाओ, मंदिर चलना है। अच्छा माँ जी ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा और काम रह गया है घर का, वे निपटा कर हम दोनों आपको तैयार मिलेंगे। आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम दोनों कर लेंगे। अरे बहू, मुझे तुझ पर तो यकीन है कि तू घर का काम और खुद को जल्दी रेडी कर लेगी, लेकिन उस विशाखा को कोई ना काम करना आता, ना समय पर करती, ना खुद को अच्छे से रेडी कर पाती, इसलिए तू थोड़ा ध्यान दे उसके ऊपर। पता नहीं इंसान के रूप में कछुआ मिल गई हमें, हर काम धीरे करती है। अरे माँ जी आप छोड़िए ना, इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, अभी बच्ची है, थोड़ी समझदार होगी ना तो सारे काम समय पर करने लगेगी। हाँ 24 साल की उम्र हो गई है उसकी, अभी से उसे बचपना लगा हुआ है। शादी होने के बाद इंसान जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगता है, और वे है पता नहीं कब बड़ी होगी। सास के कहने पर नंदिनी और विशाखा दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक पड़ोसन मिलती है और वो नंदिनी की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये क्या, आज तो नंदिनी बहू के दर्शन हो गए। बहुत सुना था कि नंदिनी बहुत सुंदर है, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में नंदिनी बहू बहुत सुंदर है, और सच बताऊं नंदिनी बहू, तेरी सास तो हमेशा तेरी तारीफ करती रहती है, घर के काम में भी निपुण है और सुंदरता भी लाखों में एक है तेरी। आंटी जी माँ जी को ना बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। अरे तारीफ करने के लायक है मेरी बहू तो तारीफ तो करूंगी ना। अरे विशाखा बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीख ले, कैसे तैयार हुआ जाता है, यहाँ तक कि घर के सारे काम अच्छे से करती है। ये तेरी सास हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है। नंदिनी की तारीफ होता देख विशाखा को मन ही मन बहुत जलन होने लगती है। तभी वो अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी अब लेट नहीं हो रहा है क्या, मंदिर जाने में काफी टाइम लगेगा, बहुत दूर है मंदिर, इसलिए समय से निकल लो। हमेशा आप मुझे कहती है ना कि काम समय से नहीं करती, अब आप बातों में लग गई, मंदिर जाने का समय भी ऐसे ही खराब हो रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, चलो जी बहन, अब हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही नंदिनी किचन में काम कर रही थी, तभी विशाखा मौका देखकर नंदिनी के कमरे में जाकर उसका सारा मेकअप का सामान चोरी करके अपने कमरे में आ जाती है और सारा मेकअप अपने बाथरूम में छिपा देती है और दरवाजा बंद करके मेकअप करने लगती है और मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, अब मैं भी अपनी जेठानी जितनी सुंदर हो गई, अब लोग मेरी भी तारीफ करेंगे, अब लोग सिर्फ और सिर्फ विशाखा को देखेंगे, मुझे भी मेकअप करना आ गया। क्या लगा था नंदिनी को सब उसी की तारीफ करेंगे, हाथ से उसकी हकीकत पता लग जाएगी। थोड़ी देर बाद विशाखा अपने कमरे से बाहर आती है। उसका मेकअप देखकर उसकी सास उस पर हंसने लगती है। अरे अरे ये क्या लाल बंदरिया कहाँ से आ गई, अरे तू कितना भी मेकअप लगा ले कभी भी सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और मजाकिया लग रही है। माँ जी आपको तो हमेशा मजाक ही नजर आती हूँ मैं।
कभी बंदरिया लगती हूँ, कभी कुछ लगती हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, आप लोगों को मैं कभी अच्छी नहीं लगी। हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। दीदी भी तो मेकअप करती है, लेकिन आप तो उनकी बहुत तारीफ करते हो। वही मेकअप जब मैं करके आई तो आप मेरा मजाक बना रही हो। असली खूबसूरती मेकअप से नहीं, व्यवहार से होता है और मन में होता है। नंदिनी मन से बहुत अच्छी है और सबके बारे में सोचती है। उसके अंदर किसी को लेकर कोई जलन या फिर नफरत की भावना नहीं है, जो हमेशा उससे जलती रहती है। इसलिए तू उसकी जैसी नहीं है। जिस दिन तू जलन की भावना मन से दूर कर देगी, उस दिन तू भी सुंदर हो जाएगी। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे में जाती है। वो मेकअप करने के लिए तो देखती है कि उसका सारा सामान, मेकअप का सामान वहाँ है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अरे ये क्या, सारा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अगर विशाखा से पूछती हूँ तो शायद उसे बुरा लगेगा और वो मेरी बात को समझेगी नहीं। चलो छोड़ो, दूसरा ले लूंगी। ऐसे ही नंदिनी अपने लिए फिर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लाती है। ये देख विशाखा फिर से मेकअप का सामान चुरा लेती है। मेकअप करके और अच्छा काम करके लोगों का दिल जीत रखा है ना जेठानी जी ने। अब पूरे चेहरे को ना खराब कर दिया ना, तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। विशाखा को मेकअप चुराने के बाद भी चैन नहीं मिला। नंदिनी फिर से अपने लिए थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ले आती है। विशाखा बाजार से कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट ले आती है और नंदिनी के मेकअप वाले सामान में मिला देती है, ताकि नंदिनी का चेहरा खराब हो जाए। अब जेठानी जी जैसे ही इस मेकअप को इस्तेमाल करेगी, वैसे ही उनका चेहरा जलने लगेगा। उनकी सारी खूबसूरती 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हर कोई मेरी तारीफ करेगा। फिर सबको मैं ही नजर आऊंगी, किसी को भी नंदिनी नजर नहीं आएगी। हर कोई उसकी बुराई करेगा। बहुत सहली मैंने ये जिल्लत। हर कोई मेरे मुंह पर आकर मेरी बुराई करके जाता है। अब पता चलेगा जब नंदिनी ये सारी चीजें महसूस करेगी। विशाखा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो ये बात नंदिनी के कमरे में ही बोल रही है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी विशाखा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद नंदिनी विशाखा से बोलती है, अरे विशाखा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। और अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे एक बार कह देती। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां है मैं उसे सुधारने में तुम्हारी मदद करती। और सच बताऊं तो मैंने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। और आज तुम इतना नीचे गिर गई हो कि मुझे इतना तकलीफ देने के लिए तैयार हो गई हो। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गई थी। हर इंसान मेरी बुराई करता था। मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते रहते थे सब। मेरा भी तो दिल करता था कि कोई मेरी भी तारीफ करे। मेरा सब मजाक बनाते थे। आखिर कब तक सहूं, आखिर कब तक? देखो तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगी, सुंदरता मेकअप से नहीं नजर आती, ये इंसान के व्यवहार से नजर आती है, उसके मन से। जब तुम ये जलन वाली भावना और बदले वाली भावना अपने मन से हटा दोगी ना, तुम उससे ज्यादा सुंदर लगोगी। इतना सब होने के बाद भी नंदिनी विशाखा को माफ कर देती है। विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद विशाखा नंदिनी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।